हाय प्यारे बच्चे, मैं अभिव यानी अध्याय 3 शुरू कर रहा हूँ। यानी अध्याय 3 में अभिव यानी मैट्रिसेज है। ठीक है, यानी सबसे पहला सवाल आएगा कि मैट्रिसेज यानी अभिव किसे कहते हैं, अभिव क्या होता है। तो दिए गए किसी भी आंकड़ा को यानी दिए गए किसी भी आंकड़ा को बड़े कोष्ठक के अंदर यानी बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है तो उसे हम क्या अभिव कहते हैं। यानी बड़े कोष्ठक के अंदर यानी किसी भी आंकड़ा को जैसे 2 और ये 3 2 और 3 को यानी बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा गया, इसलिए ये क्या है, अभिव है। क्या है, अभिव। ठीक है, यानी अभिव है। अभिव यानी एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 1 2 3 5 इत्यादि। यानी किसी भी आंकड़ा को यानी कि बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिव यानी मैट्रिसेज। अभिव को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि अभिव को जब भी हम लिखेंगे दर्शाएंगे तो बड़े अक्षरों द्वारा यानी दर्शाया जाता है। जैसे यानी यही मेरा अभिव है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर, यानी कि अभिव ए बराबर 1 2 3 5। ठीक है, या कोई दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, बी बराबर यानी कि 1 5 7 2 3 6। ये क्या है, यानी कि अभिव है। अभिव को जब भी दर्शाएंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। अभिव में यानी कि पंक्ति और स्तंभ होता है। अभिव में यानी पंक्ति और स्तंभ होता है। अब सवाल होगा कि यानी कौन सा पंक्ति कौन सा स्तंभ है। तो यानी कि जो क्षैतिज होता है, जो क्षैतिज यानी क्षैतिज को हम क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। जो ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊर्ध्वाधर है इसको हम क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, स्तंभ। ठीक है, यानी कि पंक्ति को आर से डिनोट किया जाता है और स्तंभ को सी से डिनोट किया जाता है। यानी कि मान लेते हैं एक दूसरा अभिव लेते हैं, सी बराबर 1 2 3 5। तो इसमें कितने अभिव यानी कितने पंक्ति और कितने स्तंभ है, तो इसमें 2 पंक्ति यानी कि इसको R1, इसको क्या लिखेंगे R2। यानी कि ये क्या हो जाएगा C1 और ये क्या हो जाएगा C2। यानी कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। ध्यान देना होगा कि यानी कि जो क्षैतिज होता है उसको पंक्ति बोलते हैं, पंक्ति को R से सूचित किया जाता है, और जो स्तंभ ऊर्ध्वाधर होता है यानी कि खड़ा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्तंभ। स्तंभ को सी से डिनोट किया जाता है। यानी कि ये R1 और R2 ये बता रहा है कि 2 पंक्ति है। यानी R1 पहला पंक्ति, R2 दूसरा पंक्ति, और ये C1 पहला पंक्ति, C2 दूसरा पंक्ति। ठीक है, अभिव की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी कि अब सवाल होगा कि अभिव की कोटि क्या होता है। तो यदि m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी अभिव को, m पंक्तियों और n स्तंभों वाले किसी अभिव को m गुणे n कोटि का अभिव कहा जाता है। m गुणे n कोटि का अभिव कहा जाता है, या केवल उसे m गुणे n अभिव कहते हैं। ठीक है, यानी कि अभिव का कोटि क्या होता है, तो m पंक्ति और n स्तंभ वाले किसी अभिव को हम क्या कहते हैं, m गुणे n कोटि का अभिव कहते हैं। यानी कि m गुणे n ऑर्डर का मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, जैसे में यानी कि किसी मैट्रिक्स यानी A में, किसी मैट्रिक्स A में मान लेते हैं, माना
मैट्रिक्स यानी ए में एक 3 गुणे 2 अवयव माना, यानी कि एक अवयव ए है, एक अवयव बी है, एक अवयव सी है। यानी कि अवयव ए का कोटि पूछा जाए, यानी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ये 2 गुणे 2 कोटि का है। अगर बी का कोटि पूछा जाए तो 3 गुणे 2 कोटि का है। अगर सी का कोटि पूछा जाए तो 2 गुणे 3 कोटि का है। अब सवाल होगा कि सर कैसे आपको पता चल रहा है? तो देखो, यानी कि ये पहले इसमें पंक्ति को लिखा जाता है, यानी कि कितना पंक्ति इसमें है, तो 2 पंक्ति, यानी कि ये पहला ये दूसरा, और इसमें यानी कोटि यानी कि स्तंभ भी 2 है, इसलिए 2 गुणे 2। अगर अभी बी का बात किया जाए तो कितना यानी कि पंक्ति है, तो 3, यानी 1 पंक्ति 2 और ये 3। और स्तंभ की बात किया जाए तो 1 2, इसलिए स्तंभ पंक्ति को पहले स्तंभ को बाद में, यानी कि 3 गुणे 2 कोटि का हुआ। यानी कि बी अभी कितने कोटि का है, तो 3 गुणे 2 कोटि का है। अगर सी का बात किया जाए तो सी अभी सी का कितना कोटि है, तो 2 गुणे 3 कोटि का है। यानी कि इसमें पंक्ति 2 है और स्तंभ 3 है, इसलिए सी का कोटि कितना है, 2 गुणे 3। हमेशा ध्यान देना होगा कि कोटि देखते समय यानी कि पंक्ति को पहले लिखा जाता है और कोटि को बाद में। अर्थात ए बराबर ए आई जे इंटू एम गुणे एन, यानी कि अवयव के कोटि को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ए बराबर ए आई जे एम गुणे एन, यानी कि जहाँ पर एम जो है पंक्ति को दर्शाता है, एन जो है यानी कि एन जो है यानी कि स्तंभ को दर्शाता है। फिर इसी प्रकार से आई जो पंक्ति को और जे स्तंभ को। जैसे में हम एक एग्जांपल लेते हैं, यदि ए एक अवयव है, ए 11, ए 12, ए 13, ए 21, ए 22, ए 23, ए 31, ए 32, ए 23, एक यानी कि एक अवयव है। यानी यह ए 11 का मतलब, ए 11 का मतलब हुआ कि पहला पंक्ति, यानी कि पहला ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया, और ये हो गया C1 यानी कि, और ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C3। यानी कि ए 11 का मतलब ये हुआ कि पहला पंक्ति और पहला यानी कि स्तंभ का ये अवयव है, यानी कि पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव है। फिर इसी प्रकार से ए 12 लेते हैं, तो यानी कि पहला पंक्ति, ये पंक्ति को दर्शा रहा है, किसको, आर, और ये किसको दर्शा रहा है, तो कॉलम को, यानी कि कॉलम, इंग्लिश में इसको कॉलम बोलते हैं, स्तंभ को कॉलम। तो ये इसका मतलब हुआ कि पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का ये अवयव है। ठीक है। अगर इसी प्रकार से ए 13 लेते हैं, ए 13 तो पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ का ये अवयव है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम ए लेते हैं, ए 21 तो 21 यानी ये दर्शा रहा है कि दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ का ये अवयव है। इस तरह से आगे अब समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यदि क्वेश्चन आता है, यदि कोई अवयव 3 गुणे 4 कोटि का है तो उसमें अधिकतम अवयव क्या होगा। यानी कि देखो, अवयव नहीं दिया है, अवयव हमारे सामने नहीं रखा है, सीधा कितने कोटि का है तो ये बता दिया गया है। यानी कि कोई अवयव जो है 3 गुणे 4 कोटि का है तो उसमें अधिकतम अवयव क्या हो सकता है। तो कुछ नहीं करना, सीधा, यानी कि अगर हमसे अवयव पूछा जाए तो उसको हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यानी अधिकतम अवयव होगा, अधिकतम अवयव बराबर यानी कि 3 गुणे 4 यानी 4 के 12, यानी कि वही लिखवाया गया जो कोटि यानी कि m गुणे n, वही यानी कि उसका अधिकतम अवयव देता है। अगर इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन दे दिया जाएगा, यदि कोई अवयव 5 गुणे 4 कोटि का है, 5 गुणे 4 कोटि का है तो उसमें अधिकतम अवयव की संख्या क्या होगा, यानी कि 5 चौके 20, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है।
आगे बढ़ते हैं। अब अवयवों के प्रकार पढ़ेंगे, यानी कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हम पहले पढ़ते हैं स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव किसे कहते हैं? तो वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, यानी वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। जैसे यानी कि एग्जाम्पल लेते हैं, माना एक अवयव है 0 यानी कि 3 5 बस, यानी कि देखो, यानी कि क्या बोल रहा है, स्तंभ अवयव, यानी वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि स्तंभ अवयव कहते हैं। तो इसमें केवल क्या है, एक स्तंभ है। स्तंभ किसको कहते हैं? जो खड़ा रहता है, यानी ऊर्ध्वाधर ऐसे, और यानी कि जो ऐसे क्षैतिज रहता है उसको क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। तो इसमें केवल एक स्तंभ है, यानी कि सी है, C1, इसलिए क्या है, स्तंभ अवयव है, स्तंभ अवयव है। अगर मान लेते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यानी B बराबर, हमेशा अवयव को बड़का अक्षर से डिनोट किया जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर लेते हैं 7 2 3 4, ये भी एक स्तंभ अवयव है क्योंकि इसमें केवल एक ही स्तंभ है। ठीक है। अब दूसरा आते हैं, यानी कि स्तंभ अवयव को हम किससे कैसे डिनोट करते हैं, यानी कि स्तंभ अवयव का कोटि क्या होता है, हम पहले ये जान लेते हैं। स्तंभ अवयव का कोटि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं कोटि निकालने आना चाहिए। स्तंभ अवयव का कोटि हमेशा, यानी कि क्या होगा, यानी कि लिखेंगे इसको AIJ, यानी कि M गुणे 1, यानी M गुणे 1 कोटि का होता है। ठीक है। यानी कि देखो, इसका मतलब A अवयव को दर्शाता है, I यानी कि किस, यानी कि पंक्ति का है, और J मतलब किस कोटि, यानी कि किस स्तंभ का है, यानी ये पंक्ति ये क्या स्तंभ को दर्शा रहा है। और ये M को, यानी कि इसमें कितने स्तंभ होते हैं, तो केवल एक स्तंभ होते हैं, इसलिए एक लगा। लेकिन क्या चीज, पंक्ति तो बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जैसे आते हैं, यानी कि क्या है, यहाँ पर कितने यानी कि पंक्ति हैं, R1, ये R2, और ये क्या है, R3। यानी कि अगर इसका अवयव A का कोटि पूछा जाए तो ये कितने कोटि का होगा, 3 गुणे 1 कोटि का होगा। कितने कोटि का होगा, 3 गुणे 1 कोटि का। अगर B अवयव का कोटि पूछा जाए तो कितने कोटि का, तो 1 2 3 4, पहले क्या लिखा जाता है, स्तंभ, तो सॉरी पहले पंक्ति लिखा जाता है। तो कितना इसमें, यानी कि पंक्ति है तो 4 गो है, लेकिन कोटि कितना है, तो एक ही है। क्योंकि यानी कि स्तंभ अवयव किसे कहते हैं, जिसमें केवल एक, यानी कि स्तंभ होता है उसे क्या कहते हैं, स्तंभ अवयव कहते हैं। तो उसका कोटि हमेशा क्या होता है, M गुणे 1 कोटि का होता है। समझ में आया। अब चलते हैं दूसरा, यानी कि हम लोग का है दूसरा, यानी कि पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव किसे कहते हैं, यानी कि पंक्ति अवयव किसे कहते हैं। तो देखो अब पंक्ति अवयव किसे कहते हैं, यानी कि वह अवयव जिसमें केवल एक क्या होता है, पंक्ति होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव कहते हैं। यानी इसको इंग्लिश में रो मैट्रिक्स कहते हैं, और उसको स्तंभ अवयव को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब यानी कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं A बराबर, यानी मैट्रिक्स A बराबर 1 5 7। ठीक है, सॉरी कॉमा इसमें नहीं रहता है बाबू, यानी कि 1 5 7, ये यानी कि कैसा मैट्रिक्स है, तो पंक्ति मैट्रिक्स है। यानी कि वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, कितना, तो केवल एक पंक्ति हो, उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। हाँ, इसमें अब देखो स्तंभ यानी कि 3 गो है, लेकिन हमको यहाँ पर स्तंभ से यानी कि कोई लेना देना नहीं है, केवल एक पंक्ति है, इसलिए पंक्ति अवयव कहते हैं। अब कोटि का बात है, फिर इसका कोटि, यानी कि इसका कोटि क्या होता है, तो कोटि मान लेते हैं A बराबर, इसका कोटि हो जाएगा AIJ, क्या AIJ 1 गुणे N कोटि का होता है। कितने कोटि का होता है, 1 गुणे
n कोटि का होता है। मतलब अब देखो वन ये दर्शा रहा है कि पंक्ति अवयव में हमेशा एक ही पंक्ति होता ही है, और n में कुछ भी हो सकता है, यानी n कोटि स्तंभ को दर्शाता है ना, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे इसका अगर पूछा जाए एक कितने कोटि का है, तो यानी कि वन गुणे कितने 3 कोटि का, क्योंकि इसमें 3 गो स्तंभ है। अगर मान लेते हैं दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि 1 2 4 6, तो इसमें देखो एक ही पंक्ति है, एक ही पंक्ति है, लेकिन स्तंभ कितना है 4 गो। तो इसका कोटि, ये स्तंभ यानी पंक्ति अवयव है, लेकिन इसका क्या कोटि पूछा जाए तो इसका कोटि क्या आएगा, तो कोटि हम लोग का इसका आ जाएगा यानी कि 1 गुणे 4, यानी कि 1 गुणे 4 कोटि। अवयव का बात किया जाए तो यानी कि इसमें अवयवों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। देखो सामने दिख रहा है 4 गो है ना अवयव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका इंग्लिश होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि वर्ग अवयव किसे कहते हैं, तो ऐसे भी वर्ग हम लोग जानते हैं क्या होता है, यानी कि जिसकी लंबाई यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। खैर यहाँ पर वो चीज नहीं पढ़ना है, हम लोग को लंबाई से यहाँ पर चर्चा नहीं है, लेकिन सेम एकदम मिलता जुलता है। वर्ग अवयव क्या होता है, तो यानी कि वह यानी अवयव में स्तंभ और पंक्ति का चर्चा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग अवयव में भी चर्चा होगा, क्या होगा, तो वह अवयव जिसमें स्तंभ तथा पंक्ति की संख्या समान होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। यानी कि वह अवयव जिसमें यानी कि पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या क्या हो, समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं, ए वर्ग यानी कि वर्ग अवयव का एग्जांपल 1 5 3 2, यानी कि ये देखो भाव, यानी कि इसमें भी यानी कि पंक्ति 2 गो है और स्तंभ का भी बात किया जाए तो कितना है, यानी 2 ही है। तो क्या बोल रहा है, वर्ग अवयव का परिभाषा है, यानी कि वह अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या तथा पंक्तियों की संख्या समान हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। यानी कि एक और एग्जांपल लेते हैं, यानी एक v बराबर 1 अच्छा यहाँ पर 2 3 6 4 2 8 9 -1 4, यानी कि यहाँ पर अब देखो अब यानी कि यहाँ पर ये भी एक वर्ग अवयव है। क्यों, क्योंकि इसका स्तंभ कितना है, पंक्ति कितना है, तो पंक्ति R1 R2 R3, कॉलम कितना है, तो C1 C2 C3। ठीक है, यानी कि पंक्ति भी 3 है और स्तंभ भी 3 है, यानी कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है, इसलिए ये कैसा अवयव है, तो वर्ग अवयव है। ठीक है, अब यानी कि समझ में आ गया। हाँ, अब रही बात यानी इसका कोटि क्या होता है, वर्ग अवयव का कोटि क्या होता है। ठीक है, तो वर्ग अवयव का कोटि यानी m गुणे n हो जाएगा, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माना a बराबर यानी कि aij, ठीक है, यानी m गुणे n, जहाँ m बराबर n, इसका अर्थ क्या हुआ कि यानी स्तंभ यानी पंक्ति और स्तंभ क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि जब दोनों बराबर होगा तभी जाकर के ये क्या कहलाएगा, यानी वर्ग अवयव कहलाता है। अगर बराबर नहीं होगा तो वर्ग अवयव नहीं कहलाएगा। ठीक है, यानी कि कोटि क्या होगा, तो m गुणे n कोटि का होता है। अगर इसमें पूछा जाए कितने कोटि का है, तो 3 गुणे 3 कोटि का है। अगर ये पूछा जाए यानी कि जो अवयव ए लिए हैं वर्ग अवयव है लेकिन कितने कोटि का है, तो 2 गुणे 2 कोटि का है। ठीक है, अगर बात की पूछा जाए कि इसमें कुल अवयवों की संख्या, तो तितली के 9 गिन लो, सामने है देखो, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन दे देता है क्या है कि अगर एक अवयव 5 गुणे 2 कोटि का एक अवयव है तो उसमें कुल अवयवों की संख्या क्या होगा, तो 5 दूना के 10, यानी 5 गुणे 2 कोटि का बोला था ना, तो 5 दूना के कितना हो जाएगा, 10 अवयव होगा। ठीक है, खैर यहाँ पर तो दे दिया है, सामने है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अगला यानी कि हम लोग का क्या हुआ, वर्ग आव्यूह हो गया। अब आगे आते हैं विकर्ण आव्यूह पर, यानी कि चौथा नंबर हम लोग का क्या है, विकर्ण आव्यूह, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, सवाल ये होगा। ठीक है, तो देखो बाबू, यानी कि वह वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, यानी विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ध्यान से एक बार और परिभाषा रिपीट कर रहे हैं, यानी कि वह वर्ग आव्यूह, यानी कि विकर्ण आव्यूह जो होता है एक वर्ग आव्यूह ही होता है। ठीक है, यानी कि वह वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण अवयवों के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, यानी कि a बराबर हम क्या ले लिए, 1 0 0 2। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि v बराबर -1 0 0 0 2 0 0 0 3, यानी कि ये हम लोग का क्या हो गया, ये विकर्ण आव्यूह हो गया। ठीक है, यानी देखो क्या बोला, यानी कि वह वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण अवयवों के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव क्या होता है, 0 होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। विकर्ण किसको कहते हैं, तो देखो वर्ग में हम पढ़े थे ना, ये वाला यानी कि क्या एक वर्ग है, तो वर्ग यानी कि ये क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसमें 2 विकर्ण है, जब यानी कि फिगर बनाया जाता है तो 2 विकर्ण, लेकिन इसमें आव्यूह में एक ही विकर्ण माना जाता है, यानी केवल ऐसे, ये वाला विकर्ण हम लोग का नहीं होगा। हम लोग का कौन सा विकर्ण होगा, ये वाला चलेगा। ठीक है, देखो इसमें भी वही बात, यानी विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव क्या होता है, शून्य हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, यानी विकर्ण आव्यूह कहते हैं। यानी विकर्ण आव्यूह एक प्रकार का वर्ग आव्यूह होता है। ठीक है, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी a बराबर aij m गुणे m। ठीक है, जहां यानी जहां a बराबर 0 जब i नॉट इक्वल टू j। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ जहां पर a अवयव जो होगा शून्य होगा, कब, जब i नॉट इक्वल टू j, मतलब i और j यानी बराबर नहीं होगा, तो वहां पर a अवयव जो होता है शून्य होता है। जैसे देखो हम यहाँ पर लिखते हैं a11 a12 यानी a13, इसको एकदम याद रखना होगा, a21 a22 a23, और यहाँ पे एक और बढ़ा लेते हैं a31 a32, ठीक है, a33। ठीक है, यानी 3 गुणे 3 कोटि का हम लेते हैं। ठीक है, हमेशा यानी कि विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता ही है। ठीक है, तो देखो ए का मतलब यानी कि जहां पर आई और जे यानी कि पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं होगा, वहां पर अवयव का मान क्या होता है, शून्य होता है। यानी यहाँ पर देखो ई बराबर है तो यहाँ पर शून्य नहीं होगा, जो कि देखो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कोई अंक है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर 1 और 2 बराबर नहीं है, आई मतलब पंक्ति और जे मतलब यानी कि स्तंभ, जो कि बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है वहां पर ए का मान क्या हो जाएगा, अवयव यानी कि शून्य होगा, जो कि यहाँ शून्य है। फिर इसी प्रकार A13 में देखो आई और जे बराबर नहीं है, इसलिए इसका मान शून्य। इसी प्रकार से A21 ये बराबर नहीं है, इसलिए इसका अवयव शून्य। अगर देखो यहाँ पर बराबर A22 यानी कि आई और जे बराबर है, इसलिए यहाँ पर मान शून्य नहीं होगा, यहाँ पर मान कोई
लेकर आएगा। ठीक है, ए 23 देखो बराबर नहीं है इसलिए शून्य। इसी प्रकार से आगे यानी ए 31 यानी आई और जे का मान बराबर नहीं है इसलिए शून्य। ए 23 यानी कि ये भी शून्य, लेकिन ए 33 यानी कि बराबर है इसलिए इसका मान कुछ होगा। यानी कहने का मतलब कि जहाँ आई और जे बराबर नहीं होगा वहां पर यानी ए का मतलब अवयव एलिमेंट। ठीक है, यानी कि ए का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो विकर्ण अभिव्यक्ति समझ में आया। यानी कि एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, वह वर्ग अभिव्यक्ति जिसमें विकर्ण अवयव के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण अभिव्यक्ति कहते हैं। हमेशा विकर्ण ये वाला लिया जाता है। हम कोई लड़का सोचेगा कि सर ये वाला, तो नहीं, हमेशा कौन सा, ये वाला होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अदिश अभिव्यक्ति यानी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यानी वह विकर्ण अभिव्यक्ति जिसके प्रत्येक अवयव यानी जिसके प्रत्येक विकर्ण के अवयव, यानी वह विकर्ण अभिव्यक्ति जिसके विकर्ण के प्रत्येक अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश अभिव्यक्ति कहते हैं। यानी कि विकर्ण के अवयव समान होते हैं, कुछ भी हो। जैसे में यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, यानी कि -1 0 0 -1, यानी कि विकर्ण के अवयव, यानी अगर यहाँ -1 है तो यहाँ भी क्या है, -1 होना चाहिए। ठीक है, जो कि है, इसलिए अभिव्यक्ति ए जो है विकर्ण अभिव्यक्ति है। यानी कि फिर इसी प्रकार से, यानी कि एक एग्जाम्पल लिए हैं √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। मतलब देखो विकर्ण के जितने भी अवयव हैं सब के सब क्या है, समान है। जब समान है यानी विकर्ण के सभी अवयव समान हो तो उसको हम क्या कहेंगे, अदिश अभिव्यक्ति कहते हैं। यानी कि विकर्ण अभिव्यक्ति ही अदिश अभिव्यक्ति होता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि अदिश अभिव्यक्ति एक यानी क्या, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। यानी कि अदिश अभिव्यक्ति जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका कोटि क्या होता है, तो इसका कोटि m गुणे m में कोटि का होगा, या n गुणे n भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, यानी कि वर्ग अभिव्यक्ति होता है ना, तो ये दोनों बराबर होगा, तो n गुणे n लिखो या m गुणे m लिखो, एक ही चीज होगा। हाँ, अब देखो इसमें ध्यान देना होगा, जहां पर aij बराबर 0, aij बराबर 0, जब i नॉट इक्वल टू 0, जो कि अभी इससे पहले पढ़े हैं, जब i और j का मान क्या होगा, यानी कि बराबर नहीं होगा, तो क्या होगा, वहां पर उसका मान 0 होगा, जो कि यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अगर aij बराबर k होगा, कब, जब i और j बराबर होगा, वहां पर कहीं भी अगर यहाँ पर a11, जैसे यहाँ पर a11 है तो यहाँ पर √3, यहाँ पर a22 यानी बराबर है, तो हमेशा बराबर है। k का मतलब ये अचर राशि है, अचर राशि, कोई भी अचर राशि आ सकता है। ये नहीं कि हम √3 दे दिए तो सब, यानी हर एक क्वेश्चन में √3 आएगा, नहीं, कुछ भी आ सकता है। मान लेते हैं कि और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर 2 0 0 0 2 0, यहाँ पर 0 0 2, ये होगा। ठीक है, यानी कि देखो दो विकर्ण के सभी अवयव समान हैं, इसलिए कैसा अभिव्यक्ति, यानी कि अदिश अभिव्यक्ति कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि हम लोग तत्समक अभिव्यक्ति की ओर बढ़ते हैं। तत्समक अभिव्यक्ति यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी वह वर्ग अभिव्यक्ति जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यानी तत्समक अभिव्यक्ति कहते हैं। विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं तथा अन्य सभी अवयव क्या, शून्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्समक अभिव्यक्ति कहते हैं। यानी कि देखो विकर्ण के सभी अवयव हमेशा एक होगा, हमेशा क्या होना चाहिए, एक, और अन्य सभी अवयव शून्य होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तत्समक अभिव्यक्ति कहते हैं। यानी कि जैसे में देखो ये 2 गुणे 2 कोटि का है, यानी कि 1 0 0 1, यानी देखो विकर्ण के सभी अवयव क्या है, 1 1 है, बाकी अन्य 2 0 0 है। ठीक है, फिर देखो इसी प्रकार 3 गुणे 3 कोटि का अगर हम लिए हैं एग्जाम्पल, तो देखो क्या हुआ, देखो विकर्ण के सभी अवयव 1 1 है, देखो 1 1 1, बाकी सभी अवयव क्या है, शून्य, यानी 0 0 है। तो यानी ये कैसा तत्समक अभिव्यक्ति है। तत्समक अभिव्यक्ति को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तत्समक अभिव्यक्ति को आई से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, आई से। बहुत काम का चीज है, आगे इसमें ये इन्वर्स निकालने में मदद करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसको हम क्या यानी लिख सकते हैं, a बराबर aij n गुणे n कोटि,
या m गुणे m कोटि भी कह सकते हैं, क्योंकि तत्समक आव्यूह एक प्रकार का क्या होता है, वर्ग आव्यूह ही होता है। ठीक है, वर्ग आव्यूह के प्रत्येक अवयव क्या हो जाए, 1 1 हो जाए और अन्य सभी 0 0, तो उसी वर्ग आव्यूह को हम क्या कह देंगे, तत्समक आव्यूह कह देते हैं। अब देखो कंडीशन, यानी aij बराबर 1 कब, जब i बराबर j, मतलब i यानी पंक्ति और स्तंभ जब बराबर हो तो वहां पर उसका मान हमेशा क्या होगा, 1। यानी कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक तत्समक आव्यूह में a22 का मान होगा, यानी कि तत्समक आव्यूह में a22 का मान क्या होगा, तो सीधा आंख मूंद के तुम जवाब दे सकते हो 1 होगा, क्योंकि तत्समक आव्यूह में यानी कि जब स्तंभ और पंक्ति बराबर होता है उसका मान क्या बोल रहा है, कंडीशन 1, जो कि देखो यानी है ना 1। यानी कि बाकी यानी कि aij बराबर 0 जब कब, तो i और j बराबर नहीं हो, यानी पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं होता है तो उसका अवयव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यानी समझ में आ रहा है। अगला यानी कि लास्ट हम लोग का पॉइंट है, यानी कि शून्य आव्यूह, वह आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव 0 होता है, यानी शून्य आव्यूह किसे कहते हैं, वह आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव 0 होता है उसे शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह या जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। यानी इसका नाम ध्यान से सुनो, शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स, या इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या, नल मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि जिसका प्रत्येक अवयव 0 हो उसे हम क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं। प्रत्येक अवयव, इसमें एकदम देखो ये 2 गुणे 2 कोटि का है, तो इसका यानी कि क्या है, प्रत्येक अवयव 0 0। ये 3 गुणे 3 कोटि का है, इसका प्रत्येक अवयव क्या है, यानी कि 0 0 0 है। ठीक है, यानी ये समझ में आया, परिभाषा इतना क्लियर है। अब यानी कि आगे प्रश्नावली प्रयास करोगे तो बनेगा। ठीक है, आगे प्रयास करो, नहीं तो अगले वीडियो में हम अगला प्रश्न यानी कि 3.1 का यानी कि सॉल्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक्स।